Good morning to all of you and welcome to my channel. This is my first video और मैं अपनी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगी सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 किसी भी आप अगर किसी भी एक्ट का उठा के देखते हैं या फिर किसी भी कोड का उठा के देखते हैं तो वो एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि क्या एप्लीकेशन होगा इस एक्ट का या फिर इस कोड का। तो जैसे कि हमारा सेक्शन 1 जो है सीआरपीसी का वो बोलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस एक्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से पुकारा जाएगा और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और अगर हम नीचे इसके पढ़े तो ये बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8th 10th and 11th thereof to the state of Nagaland to the tribal areas। मतलब इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को तो एक्सेप्ट किया ही है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को तो एप्लीकेबिलिटी एक्ट की नहीं ही है। साथ साथ ये जो हमारे चैप्टर 8th है और 10th है और 11th है उनकी एप्लीकेबिलिटी स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं है। पर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशंस के द्वारा या तो पूरे नागालैंड एरिया या पूरे ट्राइबल एरियाज पे इसको एप्लीकेबल कर सकती है। मे शब्द का यूज किया गया है इसके अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन की बात करता है, तो सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जब हम सेक्शन 2 को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए सब क्लॉसेस की बात करता है बेलेबल ऑफेंसेस की। Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। So basically bailable इन्होंने क्या बोला है अंडर सीआरपीसी कि bailable offenses वो offenses होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है हमारे सीआरपीसी के, जो bailable बनाए गए हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली और किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये तो हो गई सीआरपीसी की डेफिनेशन। अब मैं बताऊंगी आपको कि मेनली बेलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर क्या होता है, जो डिफेंडेंट होते हैं, जो भी डिफेंडेंट होते हैं वो रिलीज इजीली हो सकते हैं बेल पे। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें जो भी हमारे डिफेंडेंट पार्टी होती है वो उसे रिलीज किया जा सकता है इजीली। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी आपको, जैसे कि हमारे पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली ले लीजिए आप, और फ्रॉडुलेंटली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेलेबल ऑफेंसेस के। अब इसके ही अंडर लिखा हुआ है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल के अलावा या फिर जो भी कोई अदर लॉ के अकॉर्डिंगली बेलेबल ऑफेंसेस हैं उन्हें छोड़कर जो भी ऑफेंसेस बच जाते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। उसका मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। थोड़ा आप ले लीजिए, मर्डर ले लीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर ले लीजिए, आप रेप ले लीजिए, ये सारे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब हम आते हैं चार्ज पर। सब क्लॉज बी सेक्शन 2 का बात करता है चार्ज की। चार्ज का मतलब इन्होंने क्या लिखा है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्जेस charge when the charge contains more heads than one। तो चार्ज का मतलब है एक हेड ऑफ चार्ज, कोई भी हेड ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। इससे पहले मैं अगर आपको ये समझाऊंगी कि मोर देन वन हेड्स का क्या मतलब है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली आप अगर बेसिक वर्ड पूछें चार्ज को तो हम एक एक्विजिशन बोल सकते हैं। चार्ज एक्विजिशन बोल सकते हैं। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का बेसिक मतलब होता है एक क्लेम, एक ऐसा क्लेम जिसके अंदर हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि एक पर्सन को क्लेम करते हैं कि उसने कुछ इलीगल या रॉन्ग किया है, उसे हम चार्ज कहते हैं।
चार्ज जो होता है वो बेसिकली कब बनाया जाता है? जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है एविडेंसेस को देखकर कि ये पर्सन एक्यूज हो सकता है उस क्राइम का, उस ऑफेंस का। सो बेसिक मोटिव चार्ज का यही होता है कि एक्यूज्ड को पता चल सके कि मेरे अगेंस्ट क्या ऑफेंस, मतलब मेरे अगेंस्ट क्या क्लेम लगा है, कि क्या ऑफेंस लगा है, कि मैंने क्या किया है, जिससे क्या हो, जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके फ्यूचर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सी सब क्लॉज। सेक्शन 2 का सी सब क्लॉज क्या बोलता है? कोग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and cognizable case means a case in which a police officer may। कोग्निजेबल केसेस क्या होते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे अपने सीआरपीसी के अंदर, तो कोग्निजेबल केसेस के अंदर जो पुलिस है वो क्या कर सकती है? वो अरेस्ट कर सकती है पर्सन को विदाउट वारंट के। मतलब ये ऐसे सीरियस केसेस होते हैं जहां पर आपको, जहां जो होती है, जो पुलिस ऑफिसर्स है वो आपको क्या कर सकती हैं? आपको बिना किसी वारंट इश्यू कराए हुए अरेस्ट कर सकती हैं। आप अगर सेक्शन 41 पढ़ेंगे अरेस्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस के अंदर जो पुलिस ऑफिस है वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विदाउट वारंट के। अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी पे, कंप्लेन। अब कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन को अगर हम माने तो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन जो गिवन है हमारी, उसके अंदर लिखा है कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम जाने, कंप्लेन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एलिगेशन, कोई भी ऐसा क्लेम जो या तो ओरली बन सकता है या राइटिंग में बन सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही बनेगा। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, एक्शन लेने के व्यू से बने। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, चाहे तो वो किसी नोन पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है या फिर अननोन पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है। हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि उस पर्सन ने, नोन या अननोन पर्सन ने वो ऑफेंस किया है, बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर से मैजिस्ट्रेट को जो भी जाएगी कंप्लेन, सिर्फ मैजिस्ट्रेट को जाएगी। पुलिस से रिलेटेड जो भी हमारा काम है, पुलिस रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ये हमारी बेसिकली हो गया कंप्लेन की डेफिनेशन। अब हम आ गए हैं इंक्वायरी के अंदर। इंक्वायरी के अंदर हम पढ़े तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, मतलब ट्रायल को छोड़कर कोई भी इंक्वायरी जो कंडक्टेड होती है अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि इंक्वायरी का मतलब क्या है? कोई भी इंक्वायरी ट्रायल नहीं हो सकती वो। अब हम जब आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इंक्वायरी जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है और ये एक सेकंड स्टेप होता है किसी भी केस का। इससे पहले आती है इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर करता है। हाँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर की जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारी सेकेंड स्टेप होता है इंक्वायरी एंड देन होता है ट्रायल। तो आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और भी हम जो भी टर्म्स हैं बची हुई हैं डेफिनेशन के अंदर वो भी कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वारी है इन सेक्शन से रिलेटेड या फिर अदर कुछ प्रॉब्लम है किसी भी लॉ सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।